नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल एंड आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट को ख़त्म करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको मेनली मनी वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है बार्टर सिस्टम के बारे में, ठीक है। बार्टर सिस्टम के बारे में होता गया था कि जैसे कि ये 3 कैरेक्टर है, आप मान लीजिए। इसमें होता क्या था कि कोई मनी नहीं होता था, कोई मनी नहीं होता था। इसमें एक सामान के बदले दूसरा सामान, दूसरा के बदले तीसरा सामान एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि इसमें सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए था डबल कोइंसिडेंस। क्योंकि अगर देखिए, आपको इसमें भी वही बताया गया है कि इसको शूज़ चाहिए लेकिन इसके पास बीट नहीं है, ठीक है। इसको शूज़ नहीं चाहिए, क्लॉथ चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ है, डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा तो फिर लोग एक्सचेंज भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको यह बताई गई है। अब इस पैराग्राफ में हम लोग देख लेते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ हो तो। So money spends a very large part of our everyday. Look around you, steadily able to enter transaction good being through. मतलब आपको इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि आप आसपास अपने देखेंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा लगेगा कि हाँ, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। आप उसको नोट करने जाइएगा तो आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कई जगह आपको ऐसा भी ट्रांजैक्शन दिखेगा जहाँ पे मनी नहीं है लेकिन बाद में देने का प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है। However, आपने इसमें ऐसा कुछ खास तो है नहीं। यहाँ पे भी आपको वही बार्टर सिस्टम वगैरह समझाई गई है जो इसमें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, मनी जो है आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स बन जाता है किसी के लिए जो डबल कोइंसिडेंस को ओवरकम कर देता है, सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद कोई भी कुछ भी ले सकता है। मान लीजिए ये अगर इसको बेच देगा रुपीज़ के हिसाब से तो ये रुपीज़ से फिर इससे वीट भी ले सकता है, ठीक है। यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। इसलिए मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी इसमें बोला गया है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ। अब जैसे मनी मनी जो है वो समय के साथ इवॉल्व की है। जैसे कि ये देखिए, आपको यहाँ पे 2500 ईयर्स ओल्ड एक कॉइन दिखाया जा रहा है ना। तो मनी मैंने सेंचुरी के हिसाब से इवॉल्व की है, ठीक है। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप मनी के बारे में समझ गए। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक, अब यहाँ पे आपको थोड़ी हिस्ट्री बताने की कोशिश की है। जब सबसे पहले आया आपको बाटा सिस्टम, उसके बाद क्या हुआ कि केटल्स और क्रेन्स के बदले में ट्रेड होने लगे। इन लोग को इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन के लिए इंटरमीडिएट पार्ट माना गया, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले क्रेन्स और केटल्स को एज अ इंटरमीडिएट मनी यूज़ किया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम टू टाइम इसका इवोल्यूशन हुआ। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर 3 टाइप के कॉइन्स आने लगे। तीनों का वैल्यू अलग अलग होने लगा, ठीक है। मेनली गोल्ड किंग वगैरह के पास होती थी, ठीक है। और कॉपर मेनली नॉर्मल पीपल के पास होती थी। तो इस तरीके से हिसाब किताब बैठने लगा। फिर उसके बाद करेंसी। अब आपको ये समझना है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में पेपर मनी, कॉइन यूज़ किया जाता है लेकिन गोल्ड वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? ठीक है, यहाँ पे आपको एक टर्म दिया होगा
चलिए छोड़िए, नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। एक टर्म होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। उसका मतलब क्या होता है, जैसे ये गोल्ड का कॉइन है, इस कॉइन का मान लेते हैं अगर हम मैं मार्केट में रिलीज करूँ तो इसका कीमत होगा 10 रुपए का। मगर इंट्रिंसिक वैल्यू में अगर इस गोल्ड को मैं पिघला दूँ तो इसका कीमत तो हो जाएगा आपको जो भी गोल्ड का भी कीमत चल रहा है उतना रुपया। तो इसका ये जो फेस वैल्यू है 10 रुपये, इससे तो बहुत ज़्यादा है इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू 240 रुपये। तो आप इसको समझिए। तो हम लोग वापस से गोल्ड कॉइन वगैरह क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू हम लोग को ज़्यादा करना है, ना कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। नहीं तो क्या होगा कि लोग इसको पिघला कर इसको ही बेच के ज़्यादा एक एक का डबल करने लगेंगे, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। और हाँ, हम लोग अभी मॉडर्न में पेपर मनी कॉइन्स वगैरह यूज़ करते हैं। और उसके बाद मॉडर्न एक्सचेंज में जो करेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री ऑथराइज होती है। जैसे हम लोग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये आपको अथॉरिटी दी हुई है कि वही सारे करेंसी को मैनेज कर सकती है। ठीक है। और कोई अदर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी मनी वगैरह को यूज़ नहीं कर सकता है। देखिए, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि बहुत सारे जगहों पर असली पैसा लेके कुछ टोकन्स वगैरह दिए जाते हैं, तो वो क्या करेंसी नहीं है? तो ये टोकन करेंसी में नहीं आता है। ठीक है। टोकन अलग चीज़ है, करेंसी अलग चीज़ है। तो करेंसी सिर्फ आरबीआई मैनेज करेगी। ठीक है। कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर इंडिविजुअल भी नहीं। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। रुपीस जो है वो इंडिया की करेंसी है। इसको इंडिया में कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता लेने से। ठीक है। क्योंकि रुपीस ही इंडिया में चल सकती है। आप अगर किसी के पास रुपीस लेके जाते हैं तो वो आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आप यही इंडिया में डॉलर लेके जाते हैं तो इसको कोई भी रिफ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी है। इसको इंडिया में रिफ्यूज़ किया जा सकता है। कोई बोल सकता है कि मैं ये नहीं लूँगा। हालांकि हो सके ये यूएस डॉलर की कीमत ज़्यादा हो, लेकिन इंडिया में मना किया जा सकता है उसको। ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैंक के बारे में पढ़ना है। मेनली चैप्टर तो बैंक के बारे में ही है, ये तो खाली इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब आपको बैंक के बारे में समझना है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले बैंक का काम बताया गया है। एक इंडिविजुअल है, वो मान लीजिए कुछ पैसे कमाया। ठीक है। तो अब अगर ये पैसे ये अपने पास रख ले, घर में रख ले, तो घर में ये है कि चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक अपने नाम पे बैंक में बैंक अकाउंट खुलवा लेता है और वो एक्स्ट्रा कैश इस बैंक में डलवा देता है। अब बैंक क्या करती है कि उस एक्स्ट्रा कैश को रख लेती है। ठीक है। और पहला बात तो इसका पैसा सेफ रहेगा। दूसरा बात, बैंक जो है उसका हर साल में कुछ ना कुछ परसेंट इंटरेस्ट इसको देगी। वो कैसे काम करता है अभी वो भी समझेंगे हम लोग। अभी आगे देखते हैं। देखिए, इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा आपके डिपॉजिट पे। ठीक है। सेफ भी रहेगा आपका पैसा। ठीक है। और बैंक भी इसी से कमाई करती है। अब कैसे करती है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। अब हम लोग को आगे समझना है। बैंक में अब आपको दो चीज़ और समझनी है कि एक आप डिपॉजिट कर सकते हैं और उस डिपॉजिट को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। दूसरा चीज़ क्या है, अच्छा इसको मैं आगे समझा देता हूँ आपको। दूसरा बात, आपने कभी कभी सुना होगा चेक्स के बारे में, इंस्टेंट्स ऑफ कैश। ठीक है। चेक्स पहला बात लिया क्यों दिया क्यों जाता है? सबसे पहला बात, चेक जो है वो आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रखती है कि हाँ इतने पैसे इसने इसको दिया।
ठीक है। पहला बात तो सबूत के लिए, ठीक है, एविडेंस वगैरह आप लिख सकते हैं। दूसरा, चेक जो है वो बहुत सेफ मेजर माना जाता है ट्रांजैक्शन का। अब चेक, इसमें चेक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया गया है, सीधा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। होता क्या है कि जैसे ये मान लीजिए ये आपका चेक है, तो आपका चेक में आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, आपका बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, चेक नंबर, ठीक है, और ये कुछ कोड्स वगैरह आपको इसमें पहले से एंटर रहते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपका नाम भी एंटर पहले से ही रहता है। आपका नाम कहाँ होगा, खैर इसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपका नाम भी इसमें पहले से एंटर रहता है। अब अब आपको इसमें क्या होता है कि आपको जिसको भेजना है, सबसे पहले यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं, फिर जितना रुपए देने हैं वो यहाँ लिखते हैं, और फिर उसी रुपीस को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी आप लिख सकते हैं। उसी रुपीस को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखना होता है, और यहाँ पे एंड में आप यहाँ पे अपना साइन कर देते हैं। यहाँ डेट भी डालना होता है आपको, ठीक है। अब जो बंदा इस चेक को लेके जाएगा, उसको बैंक में जाके इसके पीछे वहाँ पे चेक का एक पर्ची रखा होता है, उसको लेकर, ठीक है। तो अब जो बंदा इसको लेके जाएगा बैंक में, वो बंदा वहाँ बैंक में पर्ची रखी होती है चेक्स की, उसमें अपना, क्योंकि देखिए आपका यहाँ अकाउंट डिटेल है, आपका नाम है, वहाँ पे वो अपना अकाउंट डिटेल देगा और इसके पीछे अटैच करके एक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स बोलता है, उसमें गिरा देगा। अब जब वो बॉक्स खोलेगा, उसका चेक निकलेगा, तो वो ये बैंक आपको प्रॉपर फ़ोन करेगा कि आपने ऐसा ऐसा चेक दिया है। अगर आप हाँ बोलते हैं तो पैसा उसको ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो चेक फैसिलिटी है, इसमें बिना कैश के सीधा पैसे सेटल हो जाते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया, ठीक है। अब बैंक का इसमें क्या कहानी है, बैंक क्यों बीच में आता है, अब बैंक का रोल हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहला, बैंक बीच में क्यों आता है, तो इसके पीछे इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले जो बंदा, आप मान लीजिए आप डिपॉजिट करिएगा, तो उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज 5% बैंक अपने पास सेव कर लेगा, जिसको वॉल्ट कैश भी बोला जाता है, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात, ये जो है आपको वो पैसा 5% रखने के बाद बाकी के पैसे को क्या करेगा, इस इमेज में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये डिपॉजिटर है, इन्होंने मान लीजिए आप दे दिए 100 रुपये, ठीक है, बैंक को। बैंक क्या, बैंक के पास चलता है लोन, ठीक है। तो बैंक किसी बोरोवर को लोन देगा, कितने लोन दिया, तो 100 रुपये। लेकिन अब इसमें कुछ कुछ कहानी होती है, जैसे कि इसमें कुछ इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है। कब देना है, कैसे देना है, उसका भी कहानी होता है। नहीं नहीं सॉरी, 100 नहीं दे सकता है, 5% इसको रखना होगा। तो ये कितना देगा, ये आपको 95 रुपीज़ दे देगा, ठीक है। अब होगा क्या कि वापस से ये बोरोवर कुछ टाइम पीरियड के बाद पैसा वापस करेंगे, तो ये अब कितना वापस करेंगे, तो ये आपको लगभग लगभग में 120 मान लीजिए वापस करते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह मिला के। तो अब आपको ये बैंक साल भर के बाद, आपने जहाँ 100 रुपये जमा कराए थे, आपको 110 देगा, ठीक है। तो ये होता है टोटल बैंक का सिस्टम, इस तरीके से काम करता है। अब आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ 120 है, यहाँ 110 है, तो 10 जो बचे ये बैंक का अपना प्रॉफिट है। तो मेजर प्रॉफिट बैंक का यही लोन देने से और लोन लेने से, और उसके इंटरेस्ट में जो बीच में जो पैसा बचता है, वो मेन सोर्स होता है बैंक का, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं।
अब लोन को क्रेडिट भी बोला जाता है, ये बात को समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना लोन को क्रेडिट भी बोला जाता है, ये बात आप अब समझिएगा। अब हाँ, तो इसमें लोन का दो एस्पेक्ट्स आपको बताए गए हैं। एक में लोन पॉजिटिव व्यू दिखाता है, एक में नेगेटिव व्यू दिखाता है। ठीक है, एक कहानी है आपको सलीम की, सलीम है ना, एक सेकंड, नाम कहाँ लिखा हुआ है भाई इसका, सलीम ही है शायद, हाँ सलीम। होता क्या है कि फेस्टिवल के टाइम पे इसको एक बंदा 3,000 पेयर ऑफ शूज़ का ऑर्डर देता है। तो सलीम बहुत खुश होता है। तो वो आ, कहाँ से लाए इतने सारे पैसे, 3,000 शूज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी लगेगा। तो सलीम क्या करता है, कुछ पैसे उनसे ही एडवांस ले लेता है जो इसको ऑर्डर देने आए, और कुछ पैसे बैंक से लोन ले लेता है। ठीक है, और वो इस ऑर्डर को पूरा कर देता है। आफ्टर सेलिंग दिस पेयर ऑफ शूज, सलीम एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेता है, साथ में वो बैंक का लोन भी दे देता है, वापस दे देता है। तो इससे अब सलीम जो पहले क्रेडिट सिचुएशन में था, अब उससे इम्प्रूव कर चुका है। तो इसको बोला जाता है प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। ठीक है, इस सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रोल दिखा। दूसरा कहानी आपको एक फार्मर का दिया जाता है जिसका नाम स्वप्ना है। इसमें क्या होता है कि ये आपको इसके पास क्या होता है, कुछ खास पैसे होते नहीं, फार्मिंग करना रहता है। फार्मिंग के लिए कुछ जो मनी लेंडर्स हैं उनसे कुछ रुपए लेती है और खेत में लगाती है, लेकिन किसी कारण से पेस्ट आ जाते हैं इसके खेत में और क्रॉप फेल कर जाता है। अब ओल्ड लोन को चुकाने के लिए ये न्यू लोन ले लेती है। ठीक है, अब न्यू लोन लेने के बाद फिर उस न्यू लोन में से कुछ पैसा देती है पुराने लोन को, और कुछ पैसा से फिर खेती करती है। अब इसका नया खेत, मान लीजिए कि अब जैसे हम आपको यहाँ पे एक समझा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले इसने 300 रुपये लोन लिए। ठीक है, खेत में डाला। ठीक है, अब क्रॉप फेल कर गया, फिर इसने 600 रुपये लोन लिया अब किसी से, जिसमें से 300 इसको दिए। ठीक है, फिर 300 इसमें को दिए। अब मान लीजिए ये प्रॉफिट भी कर जाएगी। ठीक है, तो 300 रुपये, अब मान लीजिए ये प्रॉफिट भी कर जाती है, मान लीजिए कि ये अब आपको 400 रुपये इसमें प्रॉफिट कर जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि फिर ये प्रॉफिट कर जाती है आपको। अब होता क्या है कि इसको 300 रुपये नहीं देने हैं, क्योंकि ये बंदा पैसा देगा तो कुछ सोच के देगा ना कि हमको प्रॉफिट हो। तो अब इसको देने होंगे मान लीजिए 400 रुपये बंदा को देगी। अब खेत में मान लीजिए इसका प्रॉफिट भी कर जाता है। ठीक है, 200 रुपये लगाती है, मान लीजिए वापस से इसको 300 रुपये मिल जाते हैं। फिर वापस से 300 इसको देगी, फिर भी इसका वापस से इसको पास 300 रुपया लोन बच जाता है। फिर ये 300 के लिए फिर किसी से लोन लेगी, फिर ऐसे ही फिर इसको लोन देगी। मतलब ये आप ये ट्रैप देख रहे हैं, ये जाला देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। जब एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे के तीसरा, तीसरे से चौथा, इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। ठीक है, इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इसमें एक नेगेटिव रोल बनाया गया है, और जो रिकवरी है वो बहुत पेनफुल है, बहुत बहुत ड्रामास्टिक और बहुत खराब है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब बात क्या है, अब आप आगे देखें। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब कुछ कुछ सिचुएशन में तो अच्छा परफॉर्म कर जाता है लोन, लेकिन कुछ कुछ में लोन बहुत ख़राब भी हो जाता है, डेट ट्रैप वगैरह में भी लोग फंस जाते हैं। ठीक है,
तो इससे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि लोन अच्छा है लोन खराब है। इसलिए किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब, इसमें आपको एक चीज़ समझनी है। दिस इज़ नॉट फॉर चैप्टर, लेकिन आगे के लिए लोन के लोन आप तभी लीजिए जब आपके पास देने का कुछ हिसाब किताब बैठे। फ्री फंड में लोन लेने का जरूरत नहीं है, समझे। अब लोन टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स क्या है, देखिए जब भी कोई लोन कोई बैंक से लेता है, कोई भी व्यक्ति बैंक से जब भी कोई लोन लेता है तो उसको कुछ कुछ जो है उसको कुछ कुछ, ठीक है, तो चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, आपको हर जगह पे आपको कोई भी लोन देता है वो आपको कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन करवाता है, समझ रहे हैं। उन एग्रीमेंट्स के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है कि वो एग्रीमेंट्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, क्या होता है, क्या कहानी होती है, सारा कुछ। तो मैंने एग्रीमेंट में आपको यहाँ पे सबसे पहला जो पैसा है वो मेंशन किया जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। फिर कोलेटरल बताया जाता है। अब कोलेटरल का डेफिनेशन आपको याद करना है। कोलेटरल इज अ एसेट दैट बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, deposit with bank and use this as a guarantee to the lender until the loan is repaid। जैसे आप कार लोन लेते हैं, मोबाइल लोन लेते हैं, ईएमआई करवाते हैं, तो अगर आप ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो वो उस सामान को ले लेगा। ठीक है, यही कहानी होता है सीधा सीधा, इसी को बोलते हैं कोलेट्रल। इफ बोरोवर फेल्स हो जाता है लोन देने में तो लेंडर उस कोलेट्रल को सेल कर देता है और उससे पैसे निकाल लेता है। और क्या मेंशन होता है, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये आपको सीधे याद करना है। मोड ऑफ पेमेंट, कैसे लेगा पैसे और कैसे देगा पैसे, इस सब को मिला के टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी है। एक होता है यहाँ पे दिया होगा ना, दिया है। एक होता है फॉर्मल फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आते हैं बैंक, ठीक है। इनफॉर्मल में आता है लोकल मनी लेंडर। लोकल मनी लेंडर इस सबसे ज़्यादा कोलेट्रल वगैरह पे ध्यान नहीं देते, लेकिन नेचर विथ बोरोवर जो है वो उनके लिए होता है। अब बात क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए कहानी क्या है कि नेचर विथ फॉरवर्ड वहाँ पे देखा जाता है। अब नेचर विथ फॉरवर्ड देखने का मतलब है कि वो इनफॉर्मल है ना। इनफॉर्मल में क्या होता है कि कोई भी बंदा जिस रेट पे जाए उस रेट पे आपको इंटरेस्ट दे सकता है, जैसा चाहे वैसा इंटरेस्ट दे सकता है, ये वाली बात होती है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, दो लड़कों का, ठीक है। वो एक गांव जाते हैं सोनपुर, और वहाँ पे अलग अलग विलेजर से अलग अलग एग्रीमेंट्स के बारे में पूछते हैं कि वो उन्होंने लोन लिया तो उनको क्या पड़ा, कैसा एग्रीमेंट रहा, क्या रहा कहानी। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको हालांकि कोई बताने का ज़रूरत नहीं है। इसमें सब वही कहानी बोलते हैं कि मनी लेंडर से लिए, क्योंकि और किसी जगह पे बैंक है ही नहीं, किसी जगह पे बैंक है तो कोलेट्रल मांगते हैं, तो इससे अच्छा वो लोग मनी लेंडर से ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको मेनली जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बताया गया है। फॉर्मल सेक्टर है जो कि आरबीआई द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर जो जैसे कि किसी का रिश्तेदार होता है, ठीक है, रिलेटिव, एम्प्लॉयर, ठीक है, ट्रेडर, मनी लेंडर, ये सब लोग होते हैं। अब अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, फॉर्मल सेक्टर्स, इसमें आप देखिए इतने 51% लोग हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटी भी लगभग लगभग फॉर्मली होता है 10%, मतलब
61% लोग टोटल फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। बाकी अभी भी बहुत बड़ा नंबर है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अब आगे आ जाते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है फॉर्मल सेक्टर्स को कि ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, मिनिमम कैश कितना होना चाहिए, पैसे कितने कहाँ जाने हैं, इस सब को मेंटेन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये भी मैनेज करता है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ना दिया जाए, स्मॉल फार्मर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल्स को भी दिया जाए। ठीक है। और सारे इंफॉर्मेशन सबमिट किए जाते हैं आरबीआई को। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ। ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर अपने मन मुताबिक कोई भी इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैसा ना मिलने पे वो लोग गलत तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि हैरेसमेंट वगैरह का भी केस आप देख सकते हैं। ठीक है। और आप देखिएगा कि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है, समझे। ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोन जो होता है वो हाई माने जितना का अति नहीं होता है, जितना का मतलब मेन प्रिंसिपल नहीं होता है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट कभी कभी लग जाता है, समझे। 100%, 200% भी इंटरेस्ट जा सकता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे आगे का कहानी समझिए। देखिए वही बात बताई कि ग्रेटर इंटरेस्ट रेट ही ज़्यादा होता है, जितना उन्होंने लोन लिया उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है। और इसीलिए फॉर्मल सेक्टर और ज़्यादा होना चाहिए इंडिया में, और चीपली बोरोवर होना चाहिए, मतलब सबको देना चाहिए लोन। ये सब चीज़ें बताई गई है। ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझना है कि लोन कंट्री डेवलप कर रही है तो सबको पैसे बराबर बराबर बंटने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जो डेवलप्ड बिजनेसमैन है उनको दे दो और फिर निकाल दो देश से, वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पैसे सबको मिलने चाहिए ताकि सबका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। हाँ। अब आपको इस ग्राफ में समझना है कि देखिए जो पुअर है वो सबसे ज़्यादा लोन कहाँ से लेते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। जो आ, ऐसे लोग हैं जो पुअर है लेकिन कुछ एसेट्स है वो फॉर्मल से लेते हैं। जो अच्छा खासा घर से वो भी फॉर्मल से लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें ना तो थोड़ा थोड़ा में भी कुछ ना कुछ तो इनफॉर्मल है ही है। समझे, इसको हम लोग को ओवरकम करना है। ठीक है। ठीक है। इसमें तो कुछ खास है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर में सेकंड लास्ट टॉपिक है ये शायद, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिला बनाती है। ठीक है। होता क्या है कि अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई कोई गरीब किसान है, तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक तो देगा नहीं। तो ये लोग क्या करती है कि छोटा 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 माने इस एक ही इलाका के और सारी इस तरीके की महिलाएं मिलकर एक कम्युनिटी बना लेती है, कोऑपरेटिव बना लेती है, जिसमें हर महीने हर व्यक्ति को कुछ छोटे अमाउंट इसमें डिपॉजिट करने होंगे। और उसके बाद जब वो छोटे छोटे अमाउंट इसमें डिपॉजिट करती है तो उसके बाद होता क्या है कि
बैंक मतलब होता क्या है कि छोटे छोटे अमाउंट डिपॉजिट करती है, और इस ये लोग खुद अंदर ही अंदर कोई बिजनेस चलाती है, जैसे सिलाई बुनाई कुछ भी हो गया, और उससे भी पैसे लेती है। ज़रूरत पड़ने पे, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उस व्यक्ति को ये लोग पैसे देती है बहुत कम इंटरेस्ट पे। ठीक है। अब वो व्यक्ति उस पैसे को वापस करता है तो उससे इन लोग का प्रॉफिट होता है, और नेक्स्ट लोन लेने में मदद हो जाती है। अब उसके बाद होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई फेल कर जाता है तो उसको इसका पनिशमेंट भी दिया जाता है। अब होता क्या है कि अगर ऐसा अच्छा तरीके से ये लोग, यानी अगर कोऑपरेटिव बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहा है तो इसमें बैंक भी इंटरवीन करता है। और जब भी मान लीजिए कि बड़े लोन्स की ज़रूरत होती है तो बैंक इन कोऑपरेटिव्स के नाम पे किसी एक इंडिविजुअल को बड़े लोन देता है। ठीक है, ये कहानी हो गई। देखिए 15 से 20 मेंबर होती है जो कि नेबर में ही रहती है। ठीक है, हर व्यक्ति को अपना बहुत कम डिपॉजिट करना होता है अमाउंट हर महीने, मगर ठीक है उसके बाद किसी एक लोन को बहुत, मैंने किसी एक व्यक्ति को बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन देती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति उस लोन को रीपे करता है तो उससे लोग का प्रॉफिट होता है। कुछ कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुद भी बनाती है। ठीक है, और लोगों को लोन्स भी देती है। ठीक है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति फेल करता है तो उसको फिर उस हिसाब से पनिशमेंट भी दी जाती है, सीरियस पनिशमेंट भी आपको दी जाती है। ठीक है, ओवरकम माने कोलेटरल के प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। ठीक है, उसके बाद और क्या है कि हायर इंटरेस्ट रेट की भी प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। तो इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में और भी बननी चाहिए। ठीक है, ये तो अभी रूरल एरिया में बहुत सारी है, लेकिन अर्बन एरिया वगैरह में भी बहुत सारी और भी खुलनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे लास्ट चीज़ है, लास्ट टॉपिक है ये, कुछ नहीं, इस चैप्टर में जितना आपको पढ़ा है उसका समरी है। आपने बैंक्स के बारे में समझा, इकोनॉमिक्स के बारे में समझा, मॉडर्न फॉर्म्स के बारे में समझा, लोन क्रेडिट और क्रेडिट टर्म्स के बारे में समझा, क्रेडिट टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव कैसे तरीके से बिहेव कर सकती है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में समझा, एस एस जीस के बारे में समझा, और आरबीआई बैंक्स कैसे काम करती है, मेन सोर्स ऑफ बैंक्स वगैरह वगैरह, ये सब के बारे में समझा। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग फ्री टू आस्क है कमेंट में हम लोग आपका जल्द से जल्द कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। एक सेकंड रुक जाइए, थंबनेल के लिए इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट को अच्छे से समझा है, मतलब बहुत अच्छे से समझा है। और खासा ना चैप्टर था नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर था नहीं, लेकिन हम लोगों ने तभी भी बहुत अच्छे से समझा है, बहुत डिटेल में समझा है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट हमने छोड़ दिया है ना। और चैप्टर काफ़ी अच्छा था, आपको बहुत सारे नई नई चीज़, और इस चैप्टर में आपको बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें समझने को मिली होगी जो कि रियल लाइफ में काम आती है। होप ये चैप्टर वाइज ही नहीं, आपको रियल लाइफ में भी मदद करे। दूसरी दूसरी बात, आपकी फिजिक्स की वीडियो कल या परसों शायद अपलोड की गई थी। आप चाहे तो उस चैप्टर को भी देख सकते हैं। चैप्टर 1 है फिजिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तीसरी बात कि आप मैंने फर्स्ट टर्म का जो सोशल साइंस का चैप्टर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। मैप वर्क भी मैंने अलग से वीडियो डाल दी है, मैप वर्क भी आप कर लीजिएगा। और तीसरी बात क्या है कि मैप वर्क हो गया, ये हो गया। हाँ, साइंस की बहुत सारी वीडियोस
रह रही है, जैसे ह्यूमन आइन, ए कलरफुल वर्ल्ड, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, और आपको मेटल एंड नॉन मेटल, और आपको क्या है, एक और चैप्टर बच रहा है आपका साइंस का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे चैप्टर सब अगली बार, अब साइंस को हम लोग धड़ाधड़ शुरू करेंगे और ख़त्म करते चलेंगे। अगला वीडियो हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे ला रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें आपको आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी कि रेनबो कैसे बनता है, क्या कहानी होती है, सब कुछ समझने को मिलेगा। बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है वो भी। तो मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।